All right, Indra everyone, गुरुदेव के चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुख। Mute everyone. Yeah, thank you. So जय जिनेंद्र everyone, गुरुदेव के चरणों में नमन, साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में नमन, बैंगलोर विराजित सभी चारित्रिक आत्माओं के चरणों में वंदन। I would now request Disha ji to start the session with Namaskar Mahamantra. Thank you. जय जिनेंद्र एवरीवन। हर कार्यक्रम के पहले हम नमस्कार मंत्र का जाप करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवज्जायाणम, ओम नमो लोवे सव्य साहुणम, ऐसो पंचनमुक्कारो सर्व पावपणासनो, मंगलाणं च सर्वे सिंह पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। ओम अरहम। Over to you, Nihal. Om Aram. All right, so a warm welcome to everyone. I'm Nihal Vaid, a chartered accountant by profession, Bangalore TPF member and convener for today's event. I will now request Lakshmipad Ji Malu, our Bangalore TPF president, for his few words. Thank you, Nihal ji. परम श्रद्धेय आराध्य देव के चरणों में वंदना। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सह भक्ति वंदना। तेरापन प्रोफेशनल फोरम के आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनि श्री रजनीश मुनि जी के चरणों में कोटिश वंदन। बेंगलोर में विराजित सारी चारित्र आत्माओं को कोटिश वंदन। First of all, I welcome all of you, those who have joined currently and some of who might be joining in few minutes. This is thank you for coming coming on this Sunday morning time to really get knowledge, to get more knowledge and understand कि ये जो हमारे निवेश की रणनीति या निवेश कैसे किया जाए आगे, इसमें assumption ये है कि सब लोग निवेश से परिचित है, क्योंकि ये जो सेशन होने वाला है ये निवेश और आगे आने वाले निवेश कैसे किया जाए और हम हमारी फाइनेंशियल लाइफ और अच्छी कैसे की जाए, तो उसके बारे में हम भरत जी से सीखेंगे। और आप जैसे मालूम है भरत जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आनंद राठी, और आनंद राठी जो फर्म है तो बहुत पुराना और नामचीन फर्म है, स्टॉक मार्केट में काफ़ी 30-40 सालों से है। तो मुझे पर्सनली आज ये समझना है खासकर भरत जी से कि जो दुविधा है सबके मन में और मेरे मन में भी है कि लास्ट ईयर से हमने बहुत इन्वेस्ट किया है एंड अभी बहुत सारा प्रॉफिट पे मोस्टली सब लोग बैठे हैं, जितना इन्वेस्ट किया उतना। अभी ये समझ में नहीं आता है कि प्रॉफिट को बुक किया जाए या और इसमें इन्वेस्ट किया जाए। और दूसरा जो प्रश्न मेरे मन में भी रहता है कि ये बुल रन कि कभी खत्म होने वाला है कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि मैंने 15 साल में एक साथ 15-18 महीने ऐसा बुल रन देखा नहीं है कि जहाँ पे वन डायरेक्शनली ग्रोथ होता हो। तो ये एक थोड़ा सा हमको कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा भरत जी से, और आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली भरत जी से हमको ये समझ में आएगा कि हमारा लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस ये जो है कि उसके बारे में हम कैसे सोचें, ना कि स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव में हम अपने निर्णय लें। बट आई थिंक इम्पोर्टेंटली हमारा वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस बना रहे इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अप एंड डाउन। तो ये आज मेरी विशेष रहेगी कि हम ये इसको जान पाएँ, रिक्वेस्ट रहेगी कि हम इस चीज़ को जान पाएँ और सारे प्रश्न उत्तर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स है उनके भी समाधान मिलेंगे भरत जी से। तो थैंक यू वेरी मच भरत जी एंड बैक टू यू निहाल जी। Thank you so much, Lakshmipad Ji. Now I would request Sumit Ji Bed to introduce our today's speaker. Thank you, Nihal Ji. Jai Jinendra. Our today's speaker is Mr. Bharat Singh Rathod. He is an executive director and unit head of Anand Rathi. He has extensive market knowledge and has keen focus on relationship building. Overall, all his unit manages a wealth of 4,200 crores. Along with a mentoring team of 63, he individually manages a wealth of over 600 crores. So let's welcome our dynamic and keynote speaker for the day, Mr. Bharat Rathod. Over to you, sir. Namaskar. Thank you, Sumit. Thank you, Lakshmi ji. Thank you, Nihal. Namaskar. Thank you for inviting me here today. I shall try and present to you a few thought processes.
on what we do, how we go about investing, or rather what we should do and how should we go about investing. अगर हम निवेश की रणनीति अगर हम देखें तो आम तौर पे निवेश की जो रणनीति हम फॉलो करते हैं या जो हमने देखा है कि वो होता है विद वन व्यू पॉइंट. जब भी हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स आ गए तो हम किसी दोस्त से बात करते हैं या किसी बैंकर से बात करते हैं, किसी एडवाइजर से बात करते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है मार्केट का क्या होने वाला है, कहाँ जाने वाला है और कहाँ लगाना चाहिए पैसा, एंड उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ इज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग एंड मैनेजिंग अवर मनी बट वी आर बाइंग प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम. कोई आ गया, किसी ने बोला ये स्टॉक में डाल दो पैसा लगा दिया, किसी ने बोला इस आईपीओ में डाल दो, आईपीओ में लगा दिया, किसी ने बोला पीएमएस करो तो पीएमएस कर लिया. कि आजकल तो बहुत ही इनोवेटिव एंड वेरी exotic investment options are coming up like Bitcoin and other things, and people are generally just investing. This is nothing but buying products. And ये products हम खरीदते रहते हैं, इसकी एक बड़ी राशि बन जाती है and वो हमारा पोर्टफोलियो बन जाता है. बट इस स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में एक प्रॉब्लम है कि ये एक नाव है which does not have a rudder. This is like a ship which is in the ocean which does not have a rudder to move in the direction that you want. गोते खाते हुए लहरों के और हवा के हिसाब से जहां पहुंच गया. इस प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग का दूसरा प्रॉब्लम यह है कि कई बार हमारे इन्वेस्टमेंट अच्छे हो जाते हैं, अच्छा रिटर्न बन जाता है, एंड कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव रिटर्न होता है. तो जब जो इन्वेस्टमेंट बुरा किया फिर हम कान पकड़ते हैं कि भैया इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कभी आगे, एंड जहां पैसे बन गए उसको पकड़ के रखो. That's how we go about it. So there are periods of pain, there are periods of pleasure, but more often than not, what I have at least seen is there are a lot of periods of pain. कई बार हमने देखा है कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं कि भैया इसमें करना ही नहीं है बिकॉज इस तरह का ऊपर नीच नहीं हो सकता, right? So there are a lot of other aspects to this negative. The point is there is one more approach that you can do. That approach is a very, very simple approach. If you define wealth management, जो wealth है, wealth का मतलब है everything that we own other than the house that we live in is your wealth. Management is a simple 4-step process. Step number 1 is define an objective. Step number 2 is create a strategy. Step number 3 उसको implement करो, and step number 4 देखो कि क्या वो सही दिशा में जा रहा है, उसको ठीक करो अगर नहीं जा रहा है तो. ये हम अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं, अपने प्रोफेशनल कैरियर्स में करते हैं. अगर there is somebody who is a chartered accountant, his or her objective is to say कि भाई if I have my own practice, can I get as many clients as possible? So every year you will say यार मुझे तो इतने नए clients ऐड करने हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इतना तो बढ़ाना है. ये हो गया ऑब्जेक्टिव. उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजी बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, मॉनिटर करोगे डायरेक्शन, राइट? हम बोल रहे हैं कि इसी 4 स्टेप्स को हमारे जो पैसे हैं उस पे करना चाहिए. The wealth that we have, you should do it on that wealth. Then the question is, what should be that approach? What should be the objective? पैसा जो बचाया तो बचाया यार, इसका क्या मैं ऑब्जेक्टिव लगाऊं? ऑब्जेक्टिव हो सकता है पहला नंबर 1 कि ये दिस बीट्स एटलीस्ट इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई से ज्यादा पैसा कमाना चाहिए, पैसा जो बचाया है उसको बढ़ना चाहिए. अर्थात जैसे मैंने मेरा MBA खत्म किया सन 2001 में, एंड व्हेन आई डिड देन the cost of my MBA was about 1,10,000 rupees, and this was a college ranked number 5 in the country back then. I'm talking about 20 years ago. मेरा लड़का आज के दिन पढ़ रहा है एक स्कूल में, it is called St. Joseph's. It's a simple old convent of Bangalore, no hi-fi school. 5वीं कक्षा में है एंड इसका स्कूल फीस 1.5 लाख रुपया है प्लस अदर एक्सपेंसेस. So that is inflation for you, increase in cost of living. तो अगर टिपिकल एरियाज ऑफ स्पेंड को अगर हम देखें तो द इन्फ्लेशन दैट अप्लाइज टू अवर लाइफ इज अबाउट 10%. इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो पैसे बचाए हैं
the weighted average return of all the money that you have saved should be 10% plus. अगर 10% से नीचे रहा तो फिर प्रॉब्लम है. While the money will grow, purchasing power is only going to come down. So that should be one objective of your money. To achieve that objective, there has to be an allocation. Equity, debt, पैसा अगर हम इन्वेस्ट करें, निवेश करने के 4 जगह होते हैं. एक होता है इक्विटी, कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट. दूसरा होता है रियल एस्टेट. तीसरा होता है कमोडिटी, जो आमतौर पे इंडिया में हम बोलते हैं उसको गोल्ड. एंड चौथा है डेट, विच इज इन द फॉर्म ऑफ ईपीएफ, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट, बॉन्ड्स. तो आप जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास आए हैं ना आज तक, उनको आप इन 4 कैटेगरीज में लगा सकते हैं. इसमें से जो पहले 2 कैटेगरी हैं, जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना एंड रियल एस्टेट में जो निवेश करना है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ एसेट्स. क्योंकि इसका अगर हिस्टोरिकल अगर आप देखें, इसके रिटर्न्स आपको होंगे एनीवेयर अबाउट 10%. इसका मतलब इन्फ्लेशन को बीट करता है. तो ऑप्शन 1 इज सारा पैसा इसी में लगा दो. बट क्या हमें सारा पैसा इसमें लगाना चाहिए? नहीं, क्योंकि इस एसेट क्लास का दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर नीचे होता रहता है. इक्विटी मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उसका टाइम फ्रेम बहुत कम होता है. फॉर एग्जांपल 20 जनवरी 2020 में मार्केट था 12,600 पे. 23 मार्च 2020 पे मार्केट था 7,600 पे. आज के दिन है 17,600 पे. So the volatility that you are seeing is in a time frame of 1 year, 1.5 years. You've seen a 30% fall and a 70% increase also. That's equity market for real estate. में भी उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम होता है कि ये तो उतार चढ़ाव है ना, उसका टाइम फ्रेम बहुत लंबा होता है. एक समय आएगा जहां पे 4, 5, 6 साल के लिए रियल एस्टेट मार्केट एकदम ऊपर ही जाता रहेगा, एंड फिर करेक्शन होगा, जैसे अभी हुआ है इंडियन रियल एस्टेट में. बैंगलोर में अगर हम एग्जांपल लें तो 2014-2015 से बैंगलोर रियल एस्टेट नेगेटिव रिटर्न ही देता जा रहा है ज्यादातर. Therefore, इससे बचने के लिए a portion of your money should be in debt, it should be in gold. ये 2 एसेट क्लास जो हैं, इसमें आपको 6, 7, 8% के रिटर्न बन सकते हैं. इन चारों एसेट क्लासेस को मिला के आपकी एक रणनीति होगी निवेश की. तो एज एन एडवाइजर पहला चीज मैं बोलूंगा, सिर्फ कैपिटल मार्केट्स के बारे में आपने मुझे बोला है आज बात करने के लिए, बट मैं बोल रहा हूं पहले पूरा एक स्ट्रैटेजिक मैक्रो व्यू तो रखें, एक रणनीति बनाएं. तो इन चारों एसेट क्लास में आपका पैसा लगना चाहिए. दूसरा है कि इस एसेट क्लासेस के जो रिस्क हैं इसको मेजर करते हैं. आमतौर पे जब हम रिस्क बोलते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है. अभी लक्ष्मी जी का डेफिनेशन ऑफ हाई रिस्क कुछ और हो सकता है, मेरा डेफिनेशन ऑफ हाई रिस्क कुछ और हो सकता है. तो रिस्क जो है उसको भी डिफाइन करना चाहिए न्यूमेरिकली, नंबर के हिसाब से, ताकि क्लियरली पिक्चर हो कि क्या है. तो रिस्क को मेजर करते हैं एक चीज से, स्टैटिस्टिक्स में उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन. Higher the standard deviation, higher the risk. Lower the standard deviation, lesser the risk. So a combination of all your investments put together across real estate, gold, debt, equity, if you target a 7, 8, 9% standard deviation, historically at least हमें ये पता लगा है कि आपका रिटर्न 85% ऑफ टाइम्स एफडी से बेटर रहेगा. एटलीस्ट लास्ट 25 साल का डेटा तो ये बताता है. And 97% of time you will not lose capital. That is provided the standard deviation of your money across these 4 asset classes will deliver that kind of return for you. With a standard deviation of 7, 8, at max 9%. इसका रिटर्न आपको बन सकता है साल का 14-15%. अभी यहाँ पे जिसने भी पिछले साल मार्केट में निवेश किया हो, वो आज अभी सोच रहे होंगे यार 14-15% जब पिछले 1 साल में 70% बना है. ऐसे जो 70% के अपॉर्चुनिटीज होते हैं ना, वो शायद 10 साल में, 15 साल में एक बार आएगा. 15-20
तो मिलता ही रहेगा, बट सस्टेनेबल जहां पे 97% ऑफ टाइम यू विल नॉट लूज कैपिटल, 85% ऑफ टाइम यू विल एटलीस्ट मेक एफडी रिटर्न, है 15%। 15% सुनने में या देखने में छोटा नंबर होता है, लेकिन इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ना, इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो ऐसा है कि इट विल लीड टू अ सिचुएशन वेयर 15% पर एनम ग्रोन कंसिस्टेंटली इन 10 years पैसा 4 गुना होता है, 5 साल में 2 गुना, 5 साल में 2 गुना, 4 साल में 4 गुना। ये एक अप्रोच होना चाहिए जहां पे आपको पहला चीज ये करना चाहिए कि बैठ के कैलकुलेट करो वेटेड एवरेज रिटर्न क्या है, अगर आप ये, एंड इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, और पास्ट का, और आगे क्या होगा। उसके लिए ऑब्वियसली यू विल हैव टू स्पीक टू सम एक्सपर्ट टू अंडरस्टैंड वेयर द मार्केट्स आर, और गेट योरसेल्फ अ प्रोफेशनल एडवाइजर हु कैन हेल्प यू आउट। दैट्स द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकेंड ऑब्जेक्टिव, पैसा तो बचा लिया हमने, उसको बढ़ाया अच्छी तरह से, इन्फ्लेशन को बीट करके। 10% इन्फ्लेशन महंगाई है तो टारगेट 12, 13, 14%, क्योंकि हम सब में ये एक आदत है विच इज लाइफस्टाइल अपग्रेड। पिछली बार जब आपने फोन लिया, इट वुड बी अ फोन बेटर देन व्हाट यू हैड इन द पास्ट। पिछली बार आपने जब कार खरीदा, यू वुड हैव बॉट अ कार व्हिच इज बेटर देन द पास्ट, क्योंकि ये लाइफस्टाइल को अपग्रेड जो करने का है ना, वो ऊपर वाले ने ऑटोमेटिक बना के रखा है हमने। हम उल्टा नहीं जाते लाइफ में, हमेशा ऊपर जाते हैं। तो कभी तो आएगा समय हमारे लाइफ में जब पैसा कमाना बंद हो जाएगा, रिटायरमेंट में पहुंच जाएंगे। आमतौर पे हम बोलते हैं यार रिटायरमेंट में आ गए तो फिर शांति की जिंदगी है, बट एक्चुअली रिटायरमेंट के बाद ही सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर लाइफ यू स्पेंड अर्निंग मनी एंड वर्किंग, एंड देन यू से आज मैं रिटायर हो रहा हूं भाई, यहां से मैं जिंदगी देखूंगा, जिंदगी जीऊंगा, दुनिया देखूंगा। तो खर्चा सबसे ज्यादा वहां होता है एंड लाइफस्टाइल अपग्रेड सबसे ज्यादा वहां होता है। तो ensure your money grows at 10% and a little more. Figure out a standard deviation of 7-8%. Objective, strategy, implement, monitor direction. पैसा को बढ़ा लिया हमने। दूसरा है कि इस पैसे को रिंग फेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ी देर पहले जब ये शुरू हो रहा था इवेंट, तो मैं निहाल से पूछ रहा था कि निहाल, व्हाट इज द टिपिकल gentry? Are there working people? Are there working professionals? Are there businessmen? So we have a mixed crowd of professionals as well as businessmen. So as a professional, as a doctor, I can be liable to any negative thing कि यार तुमने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, कोर्ट केस लग गया। बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। When such negative things happen, क्या होता है कि एक तो खर्चा होता है, लीगल व्हाटएवर। सेकेंड इज मनी कैन, द मनी दैट इज इन योर पर्सनल नेम आल्सो कैन गेट अटैच्ड। ये तो हमने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि यार ये धंधा कर रहा था, ये एक डील गलत चला गया, देखो उसका धंधे में जो पैसा था वो भी चला गया, घर पे जो बचा के रखा था वो भी चला गया। तो इसको रिंग फेंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माफ कीजिए, यहाँ पे CS बहुत हैं, फिर भी मैं इस विषय पे सुझाव दूंगा, ठीक है, बिकॉज आई नो यू गाइस आर बिगर एक्सपर्ट्स, बट नेवरदलेस, you know, the idea is to look at creating one entity, a private family trust. आमतौर पे ना सबके पास HUF तो पक्का होगा। अगर यहीं पे मैं बोल दूं सारे जो जिन्होंने HUF खोला हाथ उठाइए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल विल रेज देयर हैंड्स। द रीजन बीइंग HUF में टैक्स सेविंग होता है। हम टैक्स बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन पैसे को सेफ रखने की कोशिश ना बहुत कम करते हैं। सेफ रखने की कोशिश हम करते हैं बाय PPF, LIC, फिक्स्ड डिपॉजिट। याद रखिए, PPF तो ठीक है, बच जाएगा इन केस यू हैव अ नेगेटिव सर्कमस्टेंस। LIC का पैसा, FD का पैसा ऑल्सो कैन गेट अटैच्ड। गलत एग्जाम्पल दे रहा हूं, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल is a wrong example, but सबने तो मिस्टर विजय मल्ल्या का नाम तो सुना है। Mr. Mallya is able to do what he is able to do today, even after he owes 9,000 crores to government, to banks in India, is because his grandfather created a private family trust called the Golden Eagle Family Trust. By last estimate, the money which is sitting in the Golden Eagle Family Trust is enough to repay all the loans of banks.
आज के दिन कोई भी कुछ कर पा रहा है उस पे नहीं, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट. सो वी ऑल शुड एक्सप्लोर creating a private family trust wherein we have our family members as beneficiaries, and अगर 100 रुपया है तो 20-30 रुपया और what is at least needed to take care of their basic lifestyle, put it in place, put it in the trust. फिर आप जानते हो एज अ बिजनेसमैन मैं धंधे में जो भी रिस्क लेना मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली को धंधे में कुछ भी हुआ, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, मेरे फैमिली को पैसा तो है. I come from a business background myself. My family runs a chain of stores, so I understand the importance of liquidity and taking care of the family as well as taking risk in businesses. Second objective: grow your money efficiently. Objective 1. Objective 2 is to look at safeguarding it. Last is कि ऊपर वाले ने कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम ही दिया है हम लोगों को. जब जाएंगे तो खाली हाथ ही जाना है, तो जो पैसे बचे हैं ये अगले जनरेशन को ही जाना है. मैं वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री में टेकिंग केयर ऑफ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ये पिछले 20 साल से कर रहा हूं, एंड मैंने देखा है, खुद देखा है कि माता पिता ने पूरी जिंदगी काम की पैसे बनाने के लिए, so that बच्चों it takes care of their children, but it comes to a situation where the money which they made to make their children's life better has become the reason for their children not talking to each other. कई बार तो ये पैसों के झगड़े में पैसा लॉस भी हो जाता है. Last and most important, all of us should have a will. I am 42 years old. I already have a will in place. 6 साल पहले बनाया हुआ will. I have a private family trust in which there is X amount of money because I'm an executive director. I have 150 employees. कल को किसी को कुछ हो गया तो पर्सनल कैपेसिटी पे भी मैं लायबल हो सकता हूँ. मेरा कंपनी IPO जाने वाला है. I'm a director in the company. I can be liable to anything. Similarly, working professionals, lawyers, doctors, CAs, businessmen, all of you are susceptible to these things. So safeguard it and ensure transmission. So this is broadly the Rananiti that you should have when it comes to managing your money. That's macro level. Coming to more important questions, जिनको भी अभी तक जब मैंने बात किया अगर बोरिंग लगा हो. Coming to more important questions, कि भाई अभी इन्वेस्ट करना है तो कैसे करना है. जैसे मैंने कहा तो 12, 13, 14% का अगर आपने एक रिटर्न ऑब्जेक्टिव लगाया तो फिर आपको फिर डिसाइड करना है, देखना पड़ेगा कि इन चारों एसेट क्लासेस में विच बेस्ट वर्क्स in terms of what can give you the best return going forward. So those should be the asset classes you should select and define how much should be in it. For example, 65% equity, 35% debt allocation can give you a 14% yield with a standard deviation of 7, which can lead to markets giving you returns anywhere between 14 to 15% per annum. Historically, they have 98% of time done that. तो अगर ये मेरा decided allocation है, and आज के दिन with the market moving to 17,400, मेरा जो 65% equity का allocation वो 80 हो गया है, क्योंकि market दौड़ गया तो मेरा equity का return भी दौड़ गया. तो सवाल ये है कि ये जो 15% excess equity जो हो गया उसका क्या करना है. नंबर 1, उसको तो निकाल के 65 कर लीजिए. फिर उस 15 को क्या मैं डेट में डाल के रखूं या फिर इक्विटी में बांधने के लिए रखूं, उसके लिए कुछ देखना चाहिए. नंबर 1 इज मैं आपको मार्केट के का अभी तक क्या हुआ मार्केट्स के साथ, आगे क्या हो सकता है. देखिए, मैं nobody has that foresight of what can happen in the markets, but you can take conscious decisions on the basis of data. So मैं हमेशा जब मैं क्लाइंट से बात करता हूं ना, तो एक चीज हमने सीखा है कि लोग ना हर चीज अच्छी तरह से याद रखते हैं जब उनको आपने कहानी के हिसाब से सिखाया हो. इसीलिए पूछता हूं, our grandparents used to teach us life lessons by stories. पंचतंत्रा सब अगर आप देखें तो स्टोरीज के थ्रू हमने सीखा है, एंड वी रिमेंबर. That's the best way human beings remember things. तो स्टॉक मार्केट का भी एक स्टोरी सुनते हैं.
स्टॉक मार्केट शुरू हुआ 1980 में, सेंसेक्स, निफ्टी शुरू हुआ 1990 में, ठीक है। सेंसेक्स शुरू हुआ 100 रुपया से, 100 से आज के दिन कितने पे है, 50,000 प्लस पे है, 60,000 क्रॉसिंग। निफ्टी शुरू हुआ 1000 से, आज कितने पे, 17,400, 17,800, क्रॉसिंग ऑलमोस्ट टचिंग 18,000, राइट। इफ वन सेज कि इक्विटी मार्केट इज एक्सपेंसिव, look at it in connection with what was India in 1980 to where is India today. Where was Nifty in 1990 and where was India in 1990? Where is Nifty or India today? You will see कि equity market का जो growth है वो इंडिया का जीडीपी के ग्रोथ के साथ ही है, more or less 2-3% एक्स्ट्रा देन जीडीपी। जीडीपी का सिंपल एग्जांपल होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। In simple terms, definition है a sum total of all goods and services produced and consumed in an economy। मतलब मार्केट में जितना धंधा होता है, goods and services produced and consumed, तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है 9% इस साल के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक किराने की दुकान रखा हूं एंड पिछले साल 100 रुपए का धंधा हुआ मेरे दुकान में, मैं बिना कुछ किए इस साल मेरा धंधा 109 रुपया होगा, बिकॉज जीडीपी ग्रोथ इटसेल्फ इज 9%। दैट मच मोर एडिशनल सेल्स विल हैपन। बट मैं तो ऐसे चुपचाप बैठने वाला हूं नहीं, कुछ तो करूंगा। जो कस्टमर आ रहा है उससे रेगुलर बात करूंगा, बोल दूंगा आपके घर पहुंचा दूंगा, तो 1-2% एक्स्ट्रा रिटर्न बन सकता है। तो 9 का सेल्स प्लस एफर्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट 2-3%, 11-12% एक्सपेक्टेशन। अभी इंडिया का हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ एंड इंडियन इक्विटी मार्केट का हिस्टोरिकल रिटर्न आप देखेंगे, हिस्टोरिकल जीडीपी ग्रोथ इज अराउंड 10, हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट इज 15। 4-5% का एडिशनल एफर्ट जो धंधे में लगा है ना वो, दैट इज व्हाई जैसे इक्विटी मार्केट का ये एक्सपेक्टेशन। अभी ये हुआ कि जनवरी फेब 2020 में शुरू हुआ कोविड, मार्च में करेक्शन हुआ, हम आ गए 7,600 पे निफ्टी पे। तो दुनिया को ये लगा कि पहली बार तो हमने सब देखा गया लॉकडाउन क्या होता है, कि सब लोग दुनिया दुकान सब कुछ बंद करके घर पे बैठे हुए हैं। नोबडी न्यू वेयर द मार्केट विल गो, दुनिया का क्या होने वाला है। कई लोग तो बोल रहे थे यही कलयुग है, अभी यहीं से खत्म है स्टोरी, राइट। दैट इज व्हाई यू सॉ द करेक्शन इन द इक्विटी मार्केट। लेकिन उसके बाद इक्विटी मार्केट धीरे धीरे इंप्रूव होने लगा। क्यों? क्योंकि लोग जो बैठे हुए थे उनको धीरे धीरे समझ में आया कि यार तुमने सोशल डिस्टेंसिंग रखा, मास्क पहना, अपने आप बाहर जा सकते हो। ये जो कोविड है उसके लिए वैक्सीन निकला, तो वैक्सीन लगा लिया, रिस्क कम हो गया। धीरे धीरे लोगों ने नया नया तरीका निकाला धंधा करने का। सेम बिजनेस चेंज्ड। आप सोचिए, आमतौर पे ऐसे जो टॉक्स जो मैं आज दे रहा हूं 70 लोगों को एंड फेसबुक में लाइव चल रहा है, ये नॉर्मली इन पर्सन किसी एक होटल में होता था। आज के दिन जूम के वजह से लोग दुनिया भर से बैठ करते हैं। कई बार तो 1,000-2,000 लोग भी बैठे रहते हैं ऐसे वेबिनार में। लाइफ हैज चेंज्ड। हाउ मेनी मोर बैंक्वेट मीटिंग्स विल यू हैव? वेरी लिटिल। यू विल हैव मोर ऑफ दिस। Life has changed. We've changed ways of making business, doing businesses. That is the point. The point is, as people started realizing कि ये ऐसे हो सकता है, they started spending and so did the market start moving. पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के लिए अर्निंग्स पर शेयर ऑफ निफ्टी कंपनीज का एक्सपेक्टेशन था कि -10% का अर्निंग होगा। क्योंकि पहले तो अप्रैल में जून में तो 45 डेज हमने काम नहीं किया। जुलाई अगस्त सितंबर में तो लोग वापस शुरू किए काम करना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में थोड़ी नॉर्मलसी आई। जन फेब मार्च में जो हुआ सो हुआ। तो दिसंबर एंड तक भी सबको लग रहा था कि भाई मार्केट का अर्निंग्स एस्टिमेट है कि 10% नेगेटिव होगा व्हेन कंपेयर टू 1920। तो अगर आप मार्केट को देखें बिटवीन जनवरी टू अप्रैल एंड मिड, मार्केट एक रेंज में था 15,000 और 14,300 के रेंज में जनवरी टू अप्रैल मिड तक था। अप्रैल मिड में क्या हुआ कि फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, जैन फेब मार्च 2021 के, एंड
चौथा क्वार्टर का रिजल्ट मिला के अगर हमने ओवरऑल डेटा देखा पिछले साल फाइनेंशियल ईयर के लिए, जहां पे हम माइनस रिटर्न अर्निंग्स ग्रोथ देख रहे थे मार्केट का, मार्केट गेव अ 10% पॉजिटिव ग्रोथ, सबको चकमा हो गया. एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड दैट मार्केट हैज डिलीवर्ड दिस. दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन टेनासिटी, कि अगर दीवार के अगेंस्ट हमें डाल दें तो ह्यूमन बीइंग्स एज सच विल फाइंड वेज ऑफ गेटिंग आउट. सेम इज विद द मार्केट, सेम इज विद द कॉर्पोरेट. मार्केट है क्या? मार्केट कुछ नहीं है. इट इज नथिंग बट 10,000 कंपनीज of entrepreneurs, businessmen, all businessmen, working professionals here. When you are hitting a roadblock in your business, weren't you finding ways and means of improving your business? That is all it is. And market saw this. फिर हुआ second wave Indian equity market में, India में, which was very very devastating. उसके बाद भी अप्रैल मई जून का पहला क्वार्टर का रिजल्ट्स अगर आप देखें निफ्टी 50 कंपनीज के, 50 कंपनी में से 35 कंपनी के ग्रोथ 15% से ऊपर था. एंड ये 35 कंपनी का वेटेज ऑन द निफ्टी वाज 85%. सो 85% ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज और कंपनीज व्हिच हैव 85% वेटेज ऑन द निफ्टी हैड अ 15% ग्रोथ इन द फर्स्ट क्वार्टर. एंड ऑब्वियसली मार्केट का क्या है कि मार्केट कंपैरिजन ना प्रीवियस ईयर से करता है. ये जब आप बिजनेस न्यूज चैनल्स देखते हैं तो वो ये टेक्निकली बात करते हैं. मार्केट्स हैव मूव्ड अप इन द फर्स्ट क्वार्टर बिकॉज ऑफ अ लो बेस इफेक्ट. वेरी शो ऑफ, वेरी टेक्निकल टर्म. इन सिंपल टर्म्स, पहला क्वार्टर लास्ट ईयर का ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ वाज -10%. दिस क्वार्टर इट इज +15. तो लो बेस इफेक्ट कितना हो गया? 25% का ग्रोथ हो गया. इन सिंपल टर्म्स दैट हैपेंड इन स्पाइट एंड डिस्पाइट ऑफ अ डेवास्टेटिंग सेकेंड वेव. साथ में मैं जब थोड़ी देर पहले लक्ष्मी जी से भी बात कर रहा था लिक्विडिटी का, कि दुनिया में जब भी इस तरह का ऐसा होता है कि मार्केट्स में करेक्शन हो, जैसे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2004 में ये वाजपेयी का गवर्नमेंट गिर के नया कांग्रेस गवर्नमेंट आया. And whenever you seen 2000 में जो IT boom bust हुआ, 2013-14 में जब central banks across the world were going bust or were struggling, all of these times what you saw is whenever markets go through this kind of trouble, and 2020 again included of the COVID, the pandemic, government will come up with something known as classic Keynesian economic reforms. In simple terms, public or businessman has to take a loan and start running his business. If a businessman takes a loan and runs his business, he will give employment. If he gives employment, people will earn money. If people will earn money, they will go outside and spend. If they go outside and spend, that means other businesses are going to improve. Other businesses improve, they will get employment. Vicious cycle. ये Keynesian economic reforms होता है to jump start the economy. इसको करें कैसे? 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर रखूंगा तो बिजनेसमैन थोड़ी लेगा लोन, नहीं लेगा लोन. वही अगर मैं 5%, 6% कर दूंगा तो क्या लेगा? बिल्कुल लेगा. अगर होम लोन में 7% कर दूंगा तो क्या आप घर खरीदोगे? चांसेस आर वेरी हाई. अगर मैं 11% का होम लोन इंटरेस्ट रखूंगा तो क्या आप दूसरा घर खरीदोगे? नहीं, क्योंकि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ईएमआई भी कम होता है, इंटरेस्ट भी कम होता है. जंप स्टार्टिंग द इकोनॉमी. दिस इज हाउ एवरी time the world goes through a crisis, economic reforms will come into play. Keynesian economic reforms, which will allow the government, will make the government jumpstart the economy. That is why you are seeing this much of liquidity. मतलब अमेरिका में $2 trillion का स्टिमुलस दे रहे हैं. वो how much is $2 trillion? Equivalent to the net worth of all the companies in the Indian stock market. And rate of interest कितना? 1%, 1.5%, 1.2%. तो आप सोचिए, अगर आप बिजनेसमैन हो जो यूएस में बैठे हैं, आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो है, आप 5 करोड़ का लोन ले सकते हो बाय कीपिंग योर पोर्टफोलियो एज सिक्योरिटी. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना देना? 1.5%. उसको क्या आप इंडिया में लेके आके इन्वेस्ट नहीं करोगे जहां पे आपको एफडी में 7% मिल जाएगा? क्या आप इंडियन इक्विटी मार्केट में नहीं डालोगे जहां पे ग्रोथ रेट इज इवन मोर बेटर? आंसर इज यस. दैट इज द लिक्विडिटी दैट इज ड्राइविंग द मार्केट. क्या ये लिक्विडिटी बहुत जल्दी खत्म हो सकती है? प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो. क्या थिंग्स आर कम बैक टू नॉर्मल? यस. लेकिन जो लिक्विडिटी
दिया था अभी सडनली अगर गवर्नमेंट ने खींच भी लिया तो उल्टा इफेक्ट भी पड़ सकता है. सो दैट विल बी इन अ स्टैगर्ड मैनर. अगर आपने हाल ही में पढ़ा होगा जेरेमी पावेल यूएस फेड का, they were talking about tapering. If you've been in the market since 2008, you must have heard of this term called QE1, QE2, QE3. That is quantitative easing 1, 2, 3. All of this, right? All of this is again liquidity which is driving the Indian markets. Now, why Indian markets? Because when you look at developed markets like Europe and America, their growth is hardly anything. They have a large aging population. And therefore, the government there have to take care of their people. Earning capacity is not, and growth returns of the economy is not as much as emerging markets. And emerging markets, India is one of the better countries. For example, China bhi emerging market hai, Russia bhi hai, Brazil bhi hai. Brazil is largely dependent on exports, coffee, and now oil. Russia is largely dependent on oil. China is largely dependent on export to US. India is a country which does exports also, does imports also, but we have our own system of production and consumption. पहले ना जब मैं बच्चा था दूरदर्शन में आता था एडवर्टाइजमेंट की हम दो हमारे दो, limit your population, because a large Indian population that back then was a bane. It was a curse. वो श्राप था. आज के दिन जो लार्ज इंडियन पॉपुलेशन हम 1980s 90s में श्राप समझते थे ना, वही आज के दिन ब्लेसिंग है, क्योंकि वी आर प्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स एंड कंज्यूमिंग आवरसेल्व्स. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर इकोनॉमी. नेक्स्ट पार्ट अबाउट द इकोनॉमी, लेट्स लुक एट सम डेटा पॉइंट्स. आपके साथ आई विल जस्ट शेयर. Nihal, I have the option to screen share. Yep. Super. You'll have it, sir. So, is my screen visible to everybody? Yes, sir. Yes. So I thought, let me answer this pertinent question of भाई यहाँ से क्या करें. एक सवाल एक हिसाब से तो मैंने आपको जवाब दिया है कि अगर आपका डिजाइन सेट एसेट एलोकेशन है एंड उस एलोकेशन से ज्यादा हो गया तो उसको कम कीजिए. लेकिन व्हाट इज डेटा सेइंग? आर वी इन अ बुल रन? तो पहले तो बुल रन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. The last bull run was 2003-2007. Current is another bull run that we are in. Typical bull run में you will have above average returns. Long-term average return of the market is 13.5. In 2003 to 2007 के bull run में 50% का returns था. इसमें 76 का है. So one characteristic is set. Second is you will have a low interest rate regime. Average interest rate is 7.5. In 2000, in the previous bull cycle, it was 6.7. In this, it is 6. Again, another characteristic, tick mark. High earnings growth rate. Average growth rate is about 11%. 2000 last bull run was 25%. In this bull run, it is expected at 34%. So for the financial year, 1st April 2021 to 31st March 2002, the EPS earnings estimate is 34% for the Indian equity market. 10% में इतना अगर दौड़ा है तो आप सोच लीजिए 34 में क्या होने वाला, एंड उसके अगले साल 15% है. एंड तीसरा है रियल जीडीपी ग्रोथ. अगर हम देखें, एवरेज हैज बीन अबाउट 5.8 द रीसेंट हिस्ट्री. इन द बुल रन इट वाज 7.2 and 9.5 is an estimate by Bloomberg consensus. 9.5 is an estimate by IMF for India for the current financial year. So when I look at these factors, again we are saying bhai we are in a good position and it looks like we are in for a bull run. तो आज के दिन जब हम हिस्टोरिकली सोचते हैं ना, तो 2003 से 2007 में तो बुल रन था, गोल्डन पीरियड. बट याद रखिए कि हमने ये भूल चुके हैं कि उस समय पे करेक्शंस भी हुए हैं. तो ये अगर मैं 2003 से 2007 का डेटा निकालता हूं तो almost every year 3, 4, 5, 6, 7 almost every year there has been a correction. Corrections have ranged anywhere between 12% to 30% के रेंज में, and average recovery time after that correction to the peak, back to the peak, has been 3 महीना. तो मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर 1, क्या मैं एक बुल रन में हूं? कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करके हमने करंटली देखा तो हम बुल रन में हैं. दूसरा मैं बोल रहा हूं क्या बुल रन में करेक्शंस हो सकते हैं? जवाब है यस. तो क्या यहां से करेक्शंस हो सकते हैं? तो जवाब है यस. फिर तीसरा चीज,
इज टू सी के जो वैल्यूएशन है क्या वो फ्रॉथी है, बहुत एक्सपेंसिव है या नहीं। तो फ्रॉथ का डेफिनेशन क्या होता है कि करंट वैल्यू ऑफ निफ्टी माइनस रीजनेबल वैल्यू, कि जहां पे हमारे हिसाब से होना चाहिए। रीजनेबल वैल्यू का हमने एक फॉर्मूला कैलकुलेशन बनाया था कि अर्निंग्स ऑफ करंट ईयर इनटू रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो शोज दैट मार्केट में आज के दिन 5 से 6% का फ्रॉथ है। बुल रन में हमने तो कई बार देखा कि ये फ्रॉथ 20, 30, 40% तक भी जा सकता है। तो देन तो मैं एक लार्ज करेक्शन देख सकता हूं? आंसर इज अनलाइकली। क्या मैं करेक्शन देख सकता हूं? उसके लिए डेटा लेते हैं। अगर मैं पिछले 20 साल का डेटा निकालूं तो पिछले 20 साल में हर साल मार्केट में करेक्शन हुआ है। एंड वो एवरेज करेक्शन पिछले 20 साल का डेटा अगर मैं निकालूं तो 20% का करेक्शन है एंड तकरीबन 10 महीने में रिकवरी हो जाता है। So what should one investor do if you are, so we follow a strategy, if you are following the strategy which we do, then ideally, you know, what we are saying is remain invested, don't worry as of now। 5-10% का करेक्शन होगा, 7-8 महीने में रिकवरी हो जाएगा। अगर आपका ये जो पैसा आपने निवेश किया है वो 3-4-5 साल के लिए, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपके पास आज के दिन पैसा है लगाने के लिए, तो मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ है, तो हम बोल रहे हैं हर महीना 1 करोड़, 10 करोड़ है तो हर महीना 1 करोड़ मार्केट में लगाइए फॉर द नेक्स्ट 10 मंथ्स। अगर तीसरे महीने में 10% से ज्यादा करेक्शन हो गया तो पहला 2 महीना आपने 1-1 करोड़ लगाया, तो तीसरे महीने में बाकी 8 करोड़ लगा दीजिए वन शॉट। अगर चौथे महीने में हुआ तो फिर 7 करोड़ लगा दीजिए। तो बेसिकली हम बोल रहे हैं कि जब भी करेक्शन होगा तो लगा दीजिए पैसा। अभी दूसरा फैक्टर अगर हम देखें ना इंडियन इकोनॉमी का, मैंने आपको अर्निंग्स देखें तो फर्स्ट क्वार्टर के अर्निंग्स हमने देखा। दूसरा है इज टू लुक एट इट फ्रॉम अ टैक्स पर्सपेक्टिव। अगर मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई का अगर हम डेटा निकालें तो देयर इज बीन अ 73% इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। अगस्त महीने में 1,12,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। सितंबर में 1,17,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। एंड डायरेक्ट टैक्सेस में एटलीस्ट दिस इज व्हाट इज द डेटा व्हिच आई वाज एबल टू सी। इसके जो नया टैक्स रेजिम निकला है कॉर्पोरेट्स के लिए, जो 25% टैक्स है, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स डिड नॉट गो फॉर इट क्योंकि बाकी बेनिफिट्स नहीं थे। लेकिन इस साल काफी कॉर्पोरेट्स हैव मूव्ड टू दैट न्यू टैक्स रेजिम ऑफ 25%। तो डायरेक्ट टैक्सेस में देयर इज बीन अ 66% increase in tax collection after tax rate has reduced from 33 to 25, and almost 75 to 80% of corporates have moved to the new tax regime of 25%. So with almost 75-80% of corporates paying lower tax rate of 25%, if there's a 66% increase in tax collection, I can only say second quarter numbers are also going to look beautiful। अभी देखिए दशहरा शुरू होने वाला है, अभी सेंटीमेंट पे है, अभी तक डेटा देखा सेंटीमेंट पे है। दशहरा आएगा, फिर दिवाली आएगा, ये सब हमारे लिए फेस्टिव सीजन है। तो मॉनसून भी अच्छा रहा है, तो इन्फ्लेशन कम होने वाला है, तो एवरीथिंग इज लुकिंग नाइस। सेंटिमेंट विल ओनली, एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स आर गोइंग टू लुक गुड, सेंटिमेंट विल ओनली पुश द मार्केट फर्दर अप। अब यहाँ पे करेक्शन भी हो सकता है, ये करेक्शन कब होगा किसी को नहीं पता। क्या करेक्शन हो सकता है? लास्ट डेटा इसिंग हो सकता है, 10, 12, 15% का करेक्शन हो सकता है। 10% का, अभी लक्ष्मी जी आप सब पूछ रहे थे ना कि अभी यहां से मैं क्या करूं, तो जवाब ये है आपके सवाल का कि 17,000 से अगर मैंने 10% का भी करेक्शन लिया तो 1700 पॉइंट है, तो मैं 1700 पॉइंट मतलब मैं पहुंच जाऊंगा 16,000 पे, 15,300 पे। 7,000, 8,000 के निफ्टी लेवल का सिचुएशन तो वेरी 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 अनलाइकली। क्वेश्चन इज मार्केट 10-15% से करेक्ट हो सकता है। व्हाट आर योर इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दोस? अगर आपके इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 8, 9, 10 है तो जितना मार्केट गिरा है उससे कम ही गिरेगा आपका पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आपका लार्जली डायरेक्ट इक्विटी टाइप का
portfolio hai, our experience says the standard deviation is the 20, 25, 30%. Then you can have large variations. Then set your asset allocation, get back to it. So with this, I would like to conclude my talk and open it up for questions. Thank you so much, Bharatji. I mean, it was really wonderful to listen your insight. It was really wonderful, and we all learned from this. Of course, at least I learned, and I'm sure that everyone learned from that. सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है. So पहले क्या था, हम लोग जो भी हमारे कुछ एडवाइजर्स या फ्रेंड्स के बोलने पे टीवी पे देख के इन्वेस्ट करते थे. But I think we can do more informed decision now. Make more informed decision और वैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. So with your permission, I have a few questions now. Yes, please. So can we start that? So one is about for trading in direct equity. So उसमें क्या करना चाहिए? There are different kind of companies. There are large cap, there's these blue chip companies या small companies, mid cap companies. So क्या होता है कि कई companies में जो larger companies है उसमें dividend अच्छा मिलता है, stability रहती है, volatility कम रहती है. So उसमें जाना चाहिए versus there are small companies जिसका कुछ time period आता है जब daily upper circuit hit कर रहा होता है, वो उसमें कम समय में अच्छा कमाई हो सकता है. So what should be the investment strategy basically? Equity में अगर करना हो तो specifically. Sure. So, see, first thing is, I am somebody who's been in the stock market most of my life, and I eat, drink, sleep, wake up to only the stock market. One thing I can tell you is, your exposure to direct equity, to the stock market through direct equity, should be very limited until and unless you are in the stock market and that is your full-time business. Ideally, so historically, what we've done is, see, we as an organization, we manage about 23,000 crores. My location alone, we manage about 6,000 crores of investments. So हमारे clients के पास direct equity portfolios भी होते हैं. Now, if I take the average, the return of all the direct equity portfolios that I have seen of our clients, the average return I've seen is 15 to 17%. But the risk level for that kind of portfolio is about 30% standard deviation. While I'm able to generate a similar 15 to 17% yield from mutual funds with a standard deviation of 12 to 14. So number one, you'd rather stick to a mutual fund portfolio than a direct equity portfolio. If you want to do direct equity, it has to be a blend of large, mid, and small with relatively, depending on your risk appetite. Ideally, people's risk appetite tends to increase, especially in these kind of times. Yeah, आज के दिन बहुत लोग से आपको बहुत स्टोरीज सुनने आएंगे. 40% का रिटर्न 40% बन गया, 50% बन गया, 70% बन गया. But I can tell you one thing कि the number of good stories that you're seeing, उसके 3 गुना बुरे स्टोरीज होते हैं जो कभी नहीं बोलते लोग. Okay, if there are people who are direct equity investors here today, I ask people to volunteer to give good stories, they will. I'm sure they will have similar number or double that of negative stories, which you will never find volunteers for. So I wouldn't recommend. Second is, कम समय में ज्यादा पैसा बन सकता है. कोई अच्छे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत हैं, लेकिन जितना पैसा बना सकते हैं उसका दुगना भी आप गवा सकते हैं. See, you have to understand one thing, the equity market is nothing but just a set of businesses. Anybody who's been in businesses, all of you working professionals, doctors, lawyers, CAs, CSs, businessmen, how often are you sustainably looking at a 50-70% growth in your businesses? Not possible. 10, 15, 20 regularly, definitely possible, right? Now, if that is the case, how can you expect something different from the stock market, which is nothing but a bunch of businesses? So when you see supernormal returns like this, the supernormal returns are more because it is driven by some news or it is driven by operators. These are not sustainable. Until and unless you like a super big fish who has got 40, 50, 70 crores in the stock market, दिन सुबह जब स्टॉक मार्केट खुलता है, टर्मिनल पे बैठते हो, शाम को जब बंद होता है टर्मिनल से उतरते हो, उस समय पे यू विल गेट दी सर्किट ड्रिवन, वहां पे बन सकता है, वरना नॉट पॉसिबल. आई एम नॉट सेइंग नोबडी हैज हैड एन एक्सपीरियंस लाइक दिस. मेरा भी बहुत जमाने पहले ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बट दीज आर ओनली फ्यू एंड फार इन बिटवीन. दे आर नॉट सस्टेनेबल. योर स्ट्रेटजी शुड बी टू हैव अ सस्टेनेबल बिजनेस. सो फर्स्ट थिंग इज, से large cap businesses
are like my main course. Your mid cap and small cap are appetizers, and you know जो साथ में जो सालन मिलता है या रायता मिलता है जो ऐड करता है टेस्ट को मेन कोर्स में, उस तरह का. Never go beyond that. So you know that's where I would want to put it up. You know there are a lot of these stories about startups and ये वो. मतलब हाल ही में ये Zomato का निकला था IPO. सिंपल सा फंडा है निहाल यार. अगर मैं आके तुझे बोलूंगा मैंने बिजनेस शुरू किया है, पिछले 5-6 साल से 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, हर साल लॉस ही बना है, लेकिन भाई तू मेरे धंधे में पैसा लगा, बनेगा पैसा. क्या तुम लगाओगे पैसा? नहीं ना. सेम इज माय थॉट प्रोसेस व्हेन इट कम्स टू दीस स्टार्टअप्स. कि मतलब आप जोमेटो ले लो, ये यू नो यू टॉक अबाउट फ्लिपकार्ट एंड ऑल ऑफ दीज गाइस आर स्टिल इन द कैश बर्न मोड. कर क्या रहे हैं? जिसने पहले पैसा लगाया था ना उसको ओपनिंग दे रहे हैं. क्यों? क्योंकि मोरलेस उस बंदे का पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है और इसको धंधा चलाना है. एंड सिंपल सा लॉजिक है. अगर मैं शायद थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, हमारा कंपनी भी थोड़ा ओल्ड स्कूल है, हमारा थॉट प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है कि भाई तुम धंधा कर रहे हो, तुम दिखाओ, रोकड़ा दिखाओ, शो मी द मनी. आर यू मेकिंग प्रॉफिट? आर यू अर्निंग रेगुलर कैश फ्लो है? आर यू मेकिंग प्रॉफिट? सुपर भाई, तब मैं तुम्हारा धंधे में पैसा लगाऊंगा. नहीं मैं लॉस बना रहा हूं लेकिन मेरे पास इतने करोड़ इन्वेस्ट क्लाइंट्स का डेटा है जिसको लेके मैं फ्यूचर में पैसा बना सकता हूं. इट इज ओके, जब तू बनाएगा तब मैं लगाऊंगा. देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट, लेकिन मैं ओल्ड स्कूल हूं. मुझे पुटिंग मनी इनटू समथिंग व्हिच इज लूजिंग. मैं आके बोल रहा हूँ यार 10 साल से धंधा कर रहा हूँ, लॉस में ही हूँ, आज तो मेरे धंधे में पैसा लगा, मैं लॉस ही बनाने वाला हूँ अगले 4-5 साल के लिए, लेकिन उसके बाद शायद बनेगा पैसा. Will you put your mind terms, cut through this nonsense and look at base? I think somebody asked this question also. Yeah, so, about Zomato. Right. So the funda is simple. Established businesses, like you said, should I look at these established businesses? Yeah, look at Infosys, look at TCS, look at some of these organizations. They have an established business book. You know, next set of years के लिए इतना business तो इनका है ही, आना ही है. That is fine. आपको 10-12% साल का मिलता रहेगा, 10-12-13%, 14%, 15% में 5 में 10 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा. What is the harm in that? उससे ज्यादा अगर चाहिए तो आपका खुद का बिजनेस है ना, और you have your own career where you can take multifold expectations. Keep it there. In the markets, don't, because here you're by investing into markets, you're trying to invest. Then invest into an expert, invest into a person who's a professional, invest into a person who's got the experience and knows how to make money. Definitely. That's how I would put it. Definitely. We totally agree with that. So आपने म्यूचुअल फंड की बात करी अभी. So as we all know, we ads के द्वारा कि म्यूचुअल फंड सही है, but how to invest in mutual fund? Basically, okay, right now what we do is advisors हमें recommend करते हैं, we just invest in that. So is there a way कि हम लोग खुद से म्यूचुअल फंड खुद से चूज करके कि what is ideal for me, मेरे requirement के हिसाब से, can we do that? No, see, I will tell you what. अभी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट ऑप्शन भी है, which is quite good, but provided you know that you know at the end of it all, it is fairly simple that you have to be an expert in understanding and reading and learning mutual funds, reading them also. You know, it is very important. Now, अच्छा CA ये करता है तो क्या मैं भी CA कैसे कर सकता हूँ? Answer is no. Lawyer ये करता है, क्या मैं उसके हिसाब से कर सकता हूँ? No. But similarly, mutual funds के लिए भी you need to go to an advisor because there are a lot of complexities. For example, the differential between the best mutual fund and the worst mutual fund, the differential is almost about 70-80% in terms of return. ठीक है? Now, the largest holder of equity, India का जो stock market का जो equity है, the largest holder of equity in India is who? Mutual funds. ठीक है? तो हमने कहा कि अगर निफ्टी का जो भी रिटर्न होगा उससे 2% ज्यादा अल्फा, मतलब निफ्टी अगर 10% ऊपर गया तो मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को 12% का रिटर्न देना चाहिए, राइट? एंड पैरेलली अगर मार्केट 10% गिरा तो मेरा पोर्टफोलियो 8% ही गिरना चाहिए. इसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रख के हमने बनाया स्ट्रैटेजी अराउंड सेलेक्टिंग ऑफ म्यूचुअल फंड.
तो आई सेड पहला चीज है कि मैं आई विल इन्वेस्ट ओनली इनटू दैट म्यूचुअल फंड हाउस which has at least 3,000 crores of assets under management in equity. Mutual fund is the largest holder of Indian equity. तो 3,000 crore कुछ है ही नहीं, right? At a AMC level, at a scheme level मैंने कहा 15,100 crore minimum allocation equity होना चाहिए उस scheme में, ताकि if कल को market में liquidity crunch आए या there's a run on the market, mutual fund scheme should be able to sustain, right? So 1,500 crore. And मैंने कहा यार कस्टमर का पैसा लगा रहा हूं तो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिखा, ज्यादा नहीं, 3 साल का बेयर मिनिमम या 3 साल का एक्सपीरियंस तो दिखा दे मुझे, खुद का पैसा कस्टमर का पैसा लगा रहा हूं, बस ये 3 फिल्टर लगाए. देयर आर 483 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट. आउट ऑफ 483 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट, 72 schemes fulfilled these 3 criteria, which are very simple base expectations. Only 72 schemes did. So have these filters, have an objective, and do a selection. Again, the selection has to be a blend of what they have done historically and also what they have done and will do in the future, which you have to see through something known as PEG ratio, or price to earning by growth ratio, right? You need to look at saying कि अगर आपको बोलूं मैं स्टॉक खरीद लो इन्फोसिस का, नेक्स्ट सवाल होगा कि भाई इसका टारगेट प्राइस क्या है. सिमिलरली म्यूचुअल फंड स्कीम्स का भी एक टारगेट प्राइस हो सकता है, टारगेट एनएवी, उसका एनालिसिस करो एंड देन अराइव एट अ सेट ऑफ स्कीम्स व्हिच विल बी अ ब्लेंड ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप्स, एंड देन इन्वेस्ट अकॉर्डिंगली. We do not recommend investing into sectoral funds. We do not recommend investing into sectoral funds really because of the fact कि मेरा जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उसका रिटर्न कंसिस्टेंट हो तो बेटर है. सेक्टोरल का क्या होता है, सेक्टोरल फंड्स और सेक्टर्स आर सिक्लिकल इन नेचर. देयर विल बी, फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल देना है, पेंट इंडस्ट्री का ले लो, पेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स. अक्रॉस इंडिया देयर इज अ साइकिल फॉर दिस. For example, most places they will do the paintings in summer. A few places they will not, right? So that's cyclical. If you were to take the umbrella industry, uska sales bhi cyclical hota hai because of the monsoon, right? Or if you so sectoral is something where it will go through its own set of challenges, so it's not recommended. A diversified mutual fund will ensure, the fund manager will ensure कि भाई अच्छे funds में ले लूं मैं, एक अच्छे sectors में ले लूं मैं. So that's another criteria that one should keep in mind while selecting mutual funds. But more importantly, be patient. Be it direct equity or mutual funds, be patient. Have a broad strategy in place. Ideally, अगर 400 plus 483 schemes, अगर 72 can cut the mustard in these 3 basic filters, you can imagine how difficult it is to select a mutual fund. Ideally, go to an advisor. By trying to say that 50 पैसा 1 रुपया by going direct, in return the nuksan that you are making is going to be much higher. That'll be higher. Correct. Definitely, sir. The next question is, so we spoke about this PP kind of investment like a couple of days back, जिसमें there's a pool of money which these companies, new companies, they take pool of money from small investors, उनको बदले में 10, 12, 15% का return दे देते हैं, and then they invest in new startups. So what's your view on that? वो वैसा करना चाहिए उसमें? देखिए, पहला चीज ये है कि अगेन अगर मेरा 13, 14, 15%, अगेन इट गोज बैक टू द स्ट्रेटेजी. अगर मेरा ऑब्जेक्टिव 13, 14, 15% का है, जहां पे आई डोंट वांट टू मच ऑफ वॉलेटिलिटी, वो अगर मुझे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अदर लिस्टेड स्पेस में इक्विटी एंड लिस्टेड स्पेस ऑफ डेट में से निकल सकता है, तो अनलिस्टेड स्पेस स्टार्टर्स में जाने की जरूरत ही नहीं है. अगर वैसे भी करना है, then keep that money separate. I would say then categorize your money as war chest and nest egg. Nest egg is that money which is for the family, which is for the long term. उसमें छेड़खानी नहीं करनी है, unnecessary ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ना ही completely conservative होना है. Inflation plus 2-3%, this keep it that way. Next is war chest. ये मेरे मस्ती का पैसा है, इसमें मैं टोमेटो में डाल दूंगा, टोमेटो में डाल दूंगा, जिसमें चाहिए डाल दूंगा. बन गया पैसा, बन गया, चला गया तो सोचूंगा कि पैसा ही नहीं कमाया. राइट. वो पर्सपेक्टिव रखो.
and keep it limited to that. You know, one of the things which I've seen is a lot of people go to Goa, and when they go to Goa, they want to go to the casino, right? And otherwise also, not only in Goa, but anywhere in the world, if you want to go to a casino and play, the general rule which they say is go with a certain amount of money with the mindset कि मैं ये हारने वाला हूँ. जैसे दिवाली में जब पार्टीज होते हैं पत्तों के, आमतौर पे लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस एक रखना चाहिए कि ये तो मैं हारने वाला हूँ, एंड उसके साथ जाओ खेलो, गेम हो गया, पैसा खत्म हो गया, चलो थैंक यू करके लड्डू खा के निकल जाओ वापस. Same thought process should be with this. So that I wouldn't recommend. There is one more thing which is off late in, you know, full fancy is this P2P, peer to peer करके. अब peer to peer में एक कंपनी है, वो बोल रहा है यार मैंने 10-12 स्टार्टअप कंपनीज आइडेंटिफाई किए हैं जो अच्छा करने वाले हैं, उनको मैं लोन देना चाहता हूँ 12% पे, तुम मुझे पैसा दो, मैं उनको देता हूँ. भैया अगर धंधा इतना ही अच्छा करने वाला है तो क्यों वो जाके बैंक से 6% में नहीं ले सकता था लोन, 60% में नहीं ले सकता था, 12% में क्यों ले रहा है? Correct. क्योंकि बैंक वाले ने बोला नहीं भाई, आई डोंट सी योर बिजनेस सस्टेनेबल. Therefore, अगर आपको 12% इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव लग रहा है तो बेशक डालिए. वो 12% तो आएगा, असल आएगा नहीं, मैं नहीं जानता. Keeping it life simple and uncomplicated by this. And I will add one more to this, Bitcoin, crypto. बहुत लोगों ने, मतलब देखो, पहला is investing into cryptocurrency in India possible, and is it allowed as per law? Yes, it is. Is it organized? It is governed? No, it isn't. कल को वो टेस्ला वाला आके बोलेगा, इलॉन मस्क बोलेगा कि बिटकॉइन नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है, तो वो दौड़ जाएगा. किसी दिन आके बोलेगा बिटकॉइन ये नहीं, मुझे वो करना है, तो वो दौड़ जाएगा. पहले बोल रहा था मैं बिटकॉइन लेके कार बेचूंगा, तो बिटकॉइन दौड़ गया. फिर बोला नहीं मैं कार नहीं बेच सकता बिटकॉइन लेके, तो फिर बिटकॉइन गिर गया. अब क्या करना है? अगेन वॉर चेस्ट में रखना है, ये मस्ती के लिए करना है, आप कर लीजिए. One thing I can tell you, 20 years of experience, I manage 600 crores, my location manages 6,000 crores. What I realized is KISP principle, keep it straight and simple, especially when it comes to investing. ये सब ना, unfortunately or fortunately or unfortunately, the fact of life is a lot of you may agree with me, may disagree with me, but it is only after you've experienced all of this ना, then you'll say नहीं भाई ये तो नहीं करना, ऐसे simple रखो, खत्म कर. That is how I would want to answer it. All right. So basically जो नए स्पेस है उनमें थोड़ा रिस्क कम रखना चाहिए और जो लोन है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. Yeah. So okay, there's one more question. Post COVID, what's your view on real estate? Real estate अभी कहाँ जाने वाला है? जैसे अभी बहुत गिर रहा था real estate का जो value है, especially commercial properties and all that. So what's gonna be post COVID? अभी क्या होने वाला है इसका? देखिए अभी तो it is anybody's guess. Can I expect a positive return from real estate in the next 1 year? To my mind, unlikely that it will happen. पहला है real estate में भी 2-3 भाग है. पहला भाग होता है अपार्टमेंट्स का या रेसिडेंशियल. मेरा प्रॉब्लम विद रेसिडेंशियल ये है कि मेरा नहीं, एक्चुअली वो उस सेक्टर का ही प्रॉब्लम है कि रेडी टू मूव इन अनसोल्ड अपार्टमेंट्स विद बिल्डर्स. आज के दिन बैंगलोर सिटी में अगर हम देखें तो गोइंग बाय द करंट रेट ऑफ डिमांड अगले 4 साल का माल मार्केट में पड़ा है. तो फंडा सिंपल है, माल मार्केट में इतना पड़ा है कि जो डिमांड अभी है उसके हिसाब से तो 4 साल लगेंगे माल को बेचने में. तो क्या प्राइस ऊपर जा सकता है? नहीं. क्या फिर ऐसा अगर है तो क्या बिल्डर को आइडियली क्या करना चाहिए? भाव कम करके बेचना चाहिए. प्रॉब्लम यह है कि बिल्डर का जो रियल एस्टेट सेक्टर है 2008 से बैंक्स आर नॉट लेंडिंग टू द रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि बैंक्स हैव अ लिमिट टू एवरी सेक्टर एंड इट सेज कि हाउ मच मनी कैन यू लेंड टू ईच सेक्टर. 2008 से वो नहीं हो रहा. तो ये जो आपने P2P बोला उसका एक और वर्जन है which is called real estate funds, mezzanine debt funds, Right. where they are funding the real estate builder. कि भाई तुम्हारे पास इतना बड़ा प्लॉट 2 एकड़ का प्लॉट है जहां पे तुम 200 अपार्टमेंट बनाने वाले हो, 100 अपार्टमेंट बनाने वाले हो, तो 12% नहीं 16-17% में बोरो कर रहा है रियल एस्टेट बिल्डर. एंड बोल रहा है मैं ये बिल्डिंग खड़ा कर दूंगा
तब वो सिक्योरिटी है, तब तक हवा है तो सिर्फ जमीन है, ठीक है, दैट इज द सिक्योरिटी। आज तक इंडिया में कुल मिला के रियल एस्टेट फंड्स कुछ 12 से 14 रियल एस्टेट फंड्स लॉन्च हुए हैं एंड अबाउट 6 बंद हुए हैं। The 6 real estate funds which have closed have given a 4% per annum return for investors who invested for 8 years. Some of them are not even going to close. That is the state at which real estate builders are. So they can't afford to reduce the price. तीसरा है कि एवरेज इंडियन इंडिविजुअल का मंथली सेविंग में से 100 रुपए अगर उसने बचाया तो ऑन एन एवरेज 55 रुपीज गोज इनटू फिजिकल एसेट्स, रियल एस्टेट एंड गोल्ड। वो जब 2000 में 2010, 11, 12 में जो रियल एस्टेट का बूम हुआ तब 75-80% वाज द नंबर। आज के दिन दैट नंबर इज कम डाउन टू 45-50। तो डिमांड सप्लाई ऑलरेडी एक्सेस है, जो डिमांड साइड है वो डिमांड भी कम होता जा रहा है। अगेन वर्क फ्रॉम होम, जिसको जहां से वर्क फ्रॉम होम करना था अभी हो गया है, सबका वो कर रहा है। ये नहीं कि अभी हर कोई जाके नया जगह ढूंढ रहा है, घर खरीद के करने वाला है। So that's the other aspect. So real estate, residential space will go through its own set of trouble. Okay, until and unless this excess supply does not get over, you will have that situation. Coming to commercial, it is a wait and watch game as of now. The reason being, number one, जो भी commercial property owners हैं, आज के दिन तो पिछले मार्च 2020 से तो उनका नुकसान में ही चल रहा है, इनफैक्ट नेगेटिव चल रहा है, ठीक है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ये जो वर्क फ्रॉम होम है, we'll have to see how the third wave pans out. You know, we'll have to see how the third wave pans out. Ideally, what they are talking is that the rise in numbers in the third wave should have started by now, which we've not seen, right? We'll have to see how the third wave pans out, because that will set direction in the amount of people who will get back into work. Corporates today are talking about getting back to work. A lot of corporates are getting back to work. Schools are starting off, right? So, but will I see that large boom? I will not. But it will get better from where it was today. If you're investing into fresh commercial real estate, be ready for saying कि भाई इतने टाइम के लिए तो कुछ मिलने वाला है नहीं, because आप कहीं पे भी चले जाओ, बैंगलोर में अगर आप घूम रहे हो, keep your eyes open to how many to-let boards. Keep your eyes open to how many to-let boards are there. Right. आपको पता लग जाएगा. So that's a wait and watch game for people as of today. But most importantly is the pace of vaccination. I mean, recently, I think about a week ago, they did a record by 1 crore vaccinations in a single day. 1 crore. तो आरोग्य सेतु ऐप अगर आप रेगुलरली चेक करते रहेंगे, यू गेट टू सी द पेस ऑफ वैक्सीनेशंस। तो आज के दिन अगर इंडियन जनता जो है 130 करोड़ की, उसमें से तकरीबन 100 करोड़ को वैक्सीन लगना चाहिए जो 18 साल के ऊपर के, एंड सबको 2 डोसेज लगने। इसका मतलब कुल मिला के 200 करोड़ डोसेज ऑफ वैक्सीन देना चाहिए इंडिया में फॉर दिस पॉपुलेशन टू बी कंप्लीटली वैक्सीनेटेड। Of this 200 crore vaccination population, almost 87 crores is done, which in itself is an achievement. No country in the world has done it. 1 crore vaccines done in a single day. मान लो यार कि फेंक रहा है, गवर्नमेंट फेंक रहा है, मोदी फेंक रहा है, 1 करोड़ नहीं हो गया, 80 लाख तो किया होगा। ऐसे नहीं कि वो उसने 50 लाख वैक्सीन दिया है, 50 लाख दे दिया करके फेंक रहा होगा ना। जो भी फेंकता है तो संभाल के काउंट करके फेंकता है, हिसाब से फेंकते हैं, so that it is believable, because you can't bullshit so much also, pardon me, but you can't, you know, इतना भी आप फेंक नहीं सकते कि मतलब कहीं और से आके निकल जाएगा वो whistle blower के through, right? So the pace of vaccination is there. So if this pace continues, our analysis says by April, May next year, we'll have a considerable portion which will reduce the chances of transmission. So that is in itself good, which will improve the prospects. But you see, ultimately, this is a virus, it will keep mutating. The Spanish flu, which we call the common flu or the influenza today, caused this kind of a pandemic in 1975. Mm-hmm. Today it's called a common flu, and it still keeps mutating. So you will find
this COVID also will keep mutating. You will keep having different versions of the vaccine, but ये base vaccine आ जाए, फिर lesser than 18 को कर लेंगे, so life will get better, and that will lead to a more dramatic turn. But today people have started accepting कि भाई ये सब तो होने वाला है. पहले ना क्या होता था कि अरे इसको कोविड हो गया, आज के दिन तो इतने केस होते हैं, पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना. That is going to come, and then real estate is going to take up. I also saw somebody talking about aviation. Same story. Aviation biggest hit is this. The second is the oil prices. The oil prices and its story will continue. Somebody was talking about EV some time back, electric vehicles. India is a long way from EV. बहुत लोग बोल रहे हैं अभी EV में लगा लेते हैं, पैसे बनेंगे. बिल्कुल बनेंगे, वो तो है, because India has to reduce its carbon footprint. But do I have the infrastructure? वो फ्लिपकार्ट वाले ने बोल दिया मैं निकालने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ. But how much? यार मतलब we've got Reva running around in India for a long period of time. One of the first electric cars. ना कितना ये हुआ है? That is because you don't have that kind of an infrastructure. Somebody was recently thinking about buying an electric scooter, but यार अपार्टमेंट में रहता हूँ 10वें माले में, तो वहां तो मैं बाइक लेके जा नहीं सकता चार्ज करने के लिए. ना ग्राउंड पार्किंग में तो है, जहां पे मुझे बाइक पार्क करना है वहां तो पॉइंट है नहीं. तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके करोगे क्या भाई? फिर सोसाइटी के रूल्स ऐसे हैं कि तुम इलेक्ट्रिशियन को लेके आके तुम लगा नहीं सकते, तो ईवी कहाँ करोगे? हाउ विल यू चार्ज द स्कूटर? Exactly. Unless you have a right infrastructure, yes, there's a way. If I'm staying in an apartment, where will I get the infrastructure from? Correct. वो दूसरी बात है कि हम इंडियन जुगाड़ में बहुत मस्त हैं, लेकिन इतना भी जुगाड़ नहीं कर पाएंगे ना, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को आने में टाइम लगेगा. ये ईवी स्टोरी के लिए अभी टाइम है, बहुत टाइम है. बट इज इट अ स्टोरी व्हिच विल पैन आउट? आंसर इज यस, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस वी शुड आल्सो हेल्प इन इट, बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. Correct. So we have few Really, there are questions on the chat. on the chat box, so I'm just coming to that. So okay, the first one is, do you believe that we have moved from FII driven market to DII driven market? See, I will again, let's answer it with data. First, अगर मैं quarter on quarter data for the last 10 years निकालूं of holdings of the Indian economy, holdings of Indian listed companies in the with the free float which is available, FIIs का variation अगर आप देखोगे ना, FIIs का variation has been about 2 to 3%. 25 to 28% of the Indian equity market is what they own. DIIs today are anywhere between 18 to 21. What is very heartening to see post this COVID is you have all of these Robinhood investors. Of these Robinhood investors, they are also adventurous like Robinhood only. वो Zomato से लेके उसके छोटे से छोटे कंपनियों में लगाएंगे. तो अगर ऐसे 100 Robinhood निकले ना, वो एडवेंचर्स करके 10 रह जाएंगे जो सेंसिबल बनेंगे इन्वेस्टर्स. उसके अलावा अगर आप SIP का बुक अगर देखेंगे तो आज के दिन महीने का 10,000 करोड़ का है. जस्ट म्यूचुअल फंड SIP बुक 10,000 crore पर मंथ. आप पिछले 2 साल का डेटा महीना भर महीना आप ले लीजिए, या फिर एवरीडे मॉर्निंग गेट अप, टेक अप, ओपन इकोनॉमिक टाइम्स, व्हाट हैपेंड टू द मार्केट्स व्हाइल यू आर स्लीपिंग करके एक सेगमेंट आता है, और व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स करके एक सेगमेंट आता है जिसमें पिछले दिन का पोस्टमार्टम होता है. उस पोस्टमार्टम में देखोगे कि FIIs बेच रहे हैं तो DII खरीद रहे हैं, अगर DII बेच रहे हैं तो FII खरीद रहे हैं. मार्केट को अगर आप देखेंगे, इज इट अ मोर FII or a DII driven business? It is always going to be, it's not going to be, there was a point where it was largely dependent on FIIs, but today it's going to be both. And you will see that in terms of the buoyancy of the markets. Barring the March fall of 2020, I don't recall any large fall of 20-30% where the FIIs की वजह से. 10-15% तो है ही. मतलब last 20 years का अगर आप डेटा निकालेंगे, markets have corrected on an average by about 20%, taking the big falls into consideration. Remove those big falls, then markets on an average are corrected by 15. That buoyancy with the, where am I getting this data from? Naveen Lunia sahab, ये सब हम पढ़ते हैं, and we do this research. You'll have to become a client of Anand Rathi. I'll keep giving you the source as well as analysis of how we have arrived at this data point. So the point I was making is,
A lot of these data points today are saying that you will have this inherent buoyancy. 10,000 crore in the form of SIP book alone. And SIP book का फंडा आपको समझना चाहिए. This is a very sticky book. So I have a client of mine जिसने 2 साल पहले 2 crore one shot 5 scheme में लगाए. And he also gave me 10 lakhs every month into each one of these schemes. 10 lakhs into all the 5 schemes together. It's been 2 years. Every time I meet this client, वो 2 crore एक shot डाला था, उसका क्या हुआ? He doesn't look into that monthly SIP का क्या हुआ. So monthly SIP book is a very sticky book of retail investors. Very rarely will you find a situation where money gets drawn out that fast. So at the current rate of 10,000, a lakh and 20,000 crores is coming just by way of retail participation. So you will have this buoyancy. You will always have a situation where FIIs will be a little more dominant, especially in markets like this where there's so much of liquidity, and this liquidity will drive because internationally there's so much of money. Right. And India as an emerging market is that much more lucrative. So you will have an FII which is there, but FII is also unlike in the past. Back in 2006, 7, 8, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसा होता था कि हर December में you would see a correction in the market. क्यों? Because these guys would book profits so that they can prop up their books, corporate books. But now December is a non-event. CalPERS, which is California Pensioners, one of the largest pension funds in the US, they entered India in 2003, Maruti IPO. Till date, they have not redeemed more than 3% of the corpus. Their corpus has gone up 2,000 times from the first time they invested in India in 2003. So FII has also realized today that the number of avenues where sustainable business economies, where sustainable growth, relatively transparent growth. For example, you say China growth is much better. The fact is there. But a large portion of their economy is not transparent. You don't know what is happening. The Iron Curtain is truly the Iron Curtain there. So not too many people are comfortable with this. Ever somebody, talk about Evergrande, which is the Chinese real estate, the Chinese real estate giant who is going through trouble. A lot of people are comparing it to the Lehman crisis. First of all, Lehman crisis 600 billion ka tha, ye 300 billion ka hai. So it's not even a comparison. Lehman was a crisis whose contagion effect was huge because a large number of its borrowing were from international banks, from Citibank, which is considered like the central bank of America of sorts. Like हमारा जो SBI है, वहाँ का Citibank है, America, US का, UK का Standard Chartered, right? But there is a contagion effect because all these banks had a far-reaching impact. And Evergrande ka largest portion of loans is from Chinese banks who don't have too much to do with the external world. So that effect is going to be there. But there's going to be a contagion effect in the form of, Evergrande holds almost 25% of real estate market share. It contributes 2% to the GDP of China. तो अगर वहां पे वो डिफॉल्ट हुआ, the likelihood of which is high, अगर वो हुआ and जब भी हुआ तो रियल एस्टेट पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा, which will have an impact in India in the form of chemicals, cement, steel, and so on and so forth. That is how it can have the impact. And overall, I think Evergrande ko agar you look at the Communist Party of China also, if the Communist Party is a very conservative party, they don't like to show off much and other things. Yeah, Evergrande, Jack Ma, and all, when they became billionaires, they started sponsoring football teams. So उनको सबक सिखाना ही था. Jack Ma तो है कहाँ है पता नहीं. रही बात Evergrande की, अगर वो default हुआ तो the government will let it default as a punishment, a rap on the knuckles, and then it will come and rescue because it can't afford to have so many Chinese people suffering. So what you may see is a nationalization of the real estate space in China. Right. Which may happen, but can it have a lasting impact? Unlikely. So there's one more question in the chat that Evergrande का जो effect है वो Indian real estate पे भी होना चाहिए, मतलब उसका भी कुछ impact होगा? देखिए वो तो हुआ ना. You saw, everybody was talking about metal and saying metal का एक super rally होगा, ये होगा, this time it is different. Correction तो हो गया. But the fact also remains that this news is 2 weeks old. All this happened 2 weeks ago. The week where Evergrande was supposed to default, but last minute they've been able to figure out ways and means and have done their thing. So what the hoga? But those impacts are going to be, Indian steel market sector is not just dependent on China's consumption.
वो butterfly effect, you know what they call the butterfly effect, will it be there? A contagion effect, will it be there? It will be there, but not something which will lead it to make it go down to the dumps. All right. The next one is, what's your view on gold as a percentage of portfolio? What is your view on real estate AIFs, where they say a return of 15 to 18%? So I think real estate we spoke about. What's your view on gold as a percentage of investment? देखिए गोल्ड ना, पहला चीज आपको ये समझना चाहिए कि गोल्ड का इंपॉर्टेंस क्यों है. पहला चीज ना, गोल्ड इज अ यूजलेस ब्लडी मेटल. सिल्वर इज अ मच मोर बेटर मेटल. प्रॉब्लम विद गोल्ड इज इट्स यूजलेस. इसका ना कुछ फायदा ही नहीं है. इट्स अ वेरी वीक मेटल. यू कांट. सिल्वर इज देयर इन टीवी, इज देयर इन योर लैपटॉप, इज देयर इन योर मोबाइल, एवरीवेयर. इंडस्ट्रियल यूज है, गोल्ड का नहीं है. इंपॉर्टेंस ऑफ गोल्ड इज बिकॉज वी हैव दिस परसीव्ड बार्टर वैल्यू कि भैया अगर कल के दिन मेरे पास, मैं चाइना में बैठा हूँ, somebody just kidnapped me and left me in China and I have Indian rupee which nobody will accept. Gold ring है तो उसको देके तो मैं खाना ले लूँ. Barter value है, right? So it works in the form के whenever markets correct, these are safe havens. They work as a hedge. So you have 8-10% of your portfolio as hedge. It's good. Ideally, I say more than gold, because I still don't understand the economics of gold in its entirety. A large movement of valuation of gold is more on the basis of the sentiment that the world is going through. माँ ये हो जाएगा, दुनिया में वो हो जाएगा, वॉर होने वाला, तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, वैसा है. So I don't see the the economics of it. जैसे Bitcoin, a lot of these cryptocurrencies and the movement of it is dependent not on the economics of it, but on Elon Musk. Right. Similarly, gold ka hai. So 8-10%, I ideally would recommend have a simpler debt portfolio, keep a fixed deposit, buy some bonds, or just buy into debt mutual funds. You're better off than into gold also. And gold, don't take gold jewelry as a thing, because there is a perceived emotional value to it. आपने नेकलेस लेके दे दिया, 1 साल के बाद आप बोलोगे नेकलेस बेचना है, गोल्ड का भाव ऊपर चला गया, तो बहुत प्रॉब्लम होंगे घर पे. So don't consider that as an investment. Okay. Will the next move be for small caps as comparing to Nifty and mid caps, as they have not moved yet that much? Sorry, please come again. Will the next move be for small caps as comparing to Nifty and mid caps? They have not moved that much yet. So they're saying that small caps is other. Yeah. So so there is something called the price to earning ratio, right? Now, historically, अगर आप देखें डेटा, तो अगर लार्ज कैप 100 रुपए पे बिके ट्रेड करेगा ना, मिड कैप स्मॉल कैप विल ट्रेड एट 2.8 टाइम्स ऑफ दैट, 280 रुपए पे. It is at 280 rupees. That's because mid cap and small cap have the potential to give multi-bagger returns, right? So they are considered, they will always trade at a premium. Now that's the mean. 2.8x is the mean. Now there is a concept in statistics called mean reversion. इसका मतलब क्या है कि अगर कभी भी भाव मीन से अगर ज्यादा हो गया तो इट विल कम बैक टू द मीन, एंड मीन से कम है तो वापस इट विल गो बैक टू द मीन. तो जून लास्ट ईयर में mid cap small cap were trading at 1.4 times premium to large cap. As of today, they are trading at a premium of 2.1 times. So there is still potential to go up to 2.8, and in a bull run वो valuation थोड़ा exaggerate होगा. तो mid cap small cap में अभी भी potential है. I have explained it statistically. Right. Okay, so someone is asking about some safe investment as well. Is it good to invest in NPS Tier 2? NPS वगैरह में investment कैसा करना चाहिए? देखिए, अगर आपका you want an annuity, then get into an NPS. If you're a working professional, then get into an NPS. If you're a businessman who, for tax purposes, then you could look at it. But ideal is वो section under 80C में try to look for very simple things like get yourself, your spouse, a large term cover, not these LIC guaranteed return back, not the बच्चों का education policy, none of that. Keep it simple, pure term cover ले लीजिए,
बाकी ELSS कर लीजिए टैक्स के लिए, वैसे रखिए। फिक्स्ड डिपॉजिट 5 years का आप यूज कर सकते हैं, इट कैन बी अ टैक्स बेनिफिट, इट कैन बी अ सेफ इन्वेस्टमेंट आल्सो। And debt mutual funds, I wouldn't want to go into bonds, tax free bonds, because the problem with bonds, see, bonds are safe, but instead of taking one risk, one credit risk of one borrower or issuer of a bond, through a debt mutual fund it's multiple. Second is, when you buy these bonds, you're buying it for a longer period of time, so you know the duration or the maturity period of the bonds are high, which will lead the price of the bond to be very sensitive to change in interest rates. See, when you invest in debt, you take on something called interest rate risk. कि मतलब अगर मैंने 10% का एक बॉन्ड खरीदा, 10 साल के लिए मुझे 10% का रिटर्न देगा, और आज से 1 साल बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% चल रहा है मार्केट में, तो ये 10% पे लेने वाला तो कोई रहेगा नहीं, तो अगर मुझे बेचना पड़ेगा तो डिस्काउंट करके बेचना पड़ेगा। दैट डिस्काउंटिंग वैल्यू will be very high if the maturity of the bond left out is 9 years. If the maturity of bond is left out is only 2 years, then the discounting value becomes lesser. The same works reverse also, कि 10% का बॉन्ड है मेरे पास एंड अभी इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, तो मेरा प्रीमियम में बिकेगा। बट मैं बोलता हूँ डेट में पैसा हम डाल रहे हैं वॉलिटिलिटी कम करने के लिए, लिक्विडिटी चाहिए। इस तरह के बॉन्ड में अगर आपने खरीद लिया तो वॉलिटिलिटी तो आ ही जाएगा, एंड अगर खुदा ना खास्ता इंटरेस्ट रेट बढ़ गए एंड यू हैव टू सेल इट एट अ डिस्काउंट, वेयर इज द लिक्विडिटी नीड? इट्स स्टिल नॉट देयर, वॉलिटिलिटी इज देयर, सो अवॉइड बॉन्ड्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। NPS is a good option if you don't have an annuity in place. Okay. So somebody is asking if equity allocation in their portfolio is already like above what they have expected, more by like some 5-10%. So does it make sense to correct it with short-term or long-term gain implications? देखिए, Or number maybe the one, current. Yeah. number one is say, I would say 15% से ज्यादा अगर हो गया allocation, तब थोड़ा reallocate कर लीजिए। एंड वो रीअलोकेट का भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैंने पहले बताया था कि either move into debt and make it as a part of debt. That's if you want to be conservative. If you were to ask me, I would, if it markets your allocation is gone up more than 15, take it out, keep it in short term debt, क्योंकि जब वो 10-15% का करेक्शन मिलेगा वापस अंदर घुस जाओ। That's how I would recommend. Second is, I would reallocate even at 10% or 5% if the vehicles that I'm using, equity investment vehicles that I'm using, their standard deviations are very high. For example, अगर मैंने PMS या direct equity stock which is small cap in nature लिया है, then I would ideally book the profits. Because खुदा ना खास्ता कल को वो correction हुआ, जो होने वाला है. Because see, this equity as an animal is such an animal के आप पिछले 25 साल का भी आप डेटा ले लेंगे, मेरे पास तो 20 साल का डेटा है, पिछले 20-25 साल का भी आप डेटा ले लोगे तो हर साल में करेक्शन आया है। तो why is 2021 going to be different? Just because he came out of a pandemic, वैसा सब नहीं होता है। तो if you have small cap, mid cap or more stock oriented, I would suggest book profits, keep it aside, correction हुआ, make a mutual fund portfolio for yourself. All right, sir. I know we are about time. Can we take a couple of more questions? Sure. Is that fine for you? Yeah. Okay. Sure. So there's one more question. If a PE takes majority stake in a company, suddenly that company performs as well as share price outperforms. So what is always beneficial as investor, to invest in companies owned by PE funds? Sir, देखिए, funda is like this. Now, you not necessarily always seen that whenever a private equity participation has happened in a company, if somebody has taken a stake, the price of the company always moves up. That's not always the case. Number one. Number two, more often than not, the PE participation jab ho raha hai, so it is happening. That's why it's called private equity. It is happening in the unlisted space. So as a common investor, you will not have access to that unlisted space until and unless you know the promoter of the company. Fir, it is not an investment. It is the money that from the war chest that has to go there. And याद रखिए कि वो जो आप पैसा लगा रहे हो, exit is when somebody else buys the stake, or the promoter from whom you bought it buys it back, or it goes for listing. Right. Then is when it can happen. क्योंकि private equity अगर ले रहा है, it is private equity because it's unlisted space. Listed space में तो ये opportunities नहीं मिलेंगे. Correct.
Okay, the next one is you spoke about retirement plans. As in retirement के time पे क्या होता है, कुछ income नहीं होती, but there's expenses. So when is the ideal time to start for your retirement? Start planning for your retirement. Start investing for your retirement. और कैसे करना चाहिए? You should have started yesterday. The day you start working, start planning for your retirement. Right. Because the power of compounding then comes into play. Now, हमेशा ठीक है. I know we are over time. How many more questions do we have, Nihal? Because I think basically this is the that last is one. my answer. ठीक है. You know, हम हमेशा ये power of compounding का बात करते रहते हैं. Right? Best way to understand power of compounding, again with the story. One man walked into a king's court and said, भिखारी गया और राजा को बोलता है, we'll play one game of chess. तो राजा बोलते हैं, तुम मुझे चैलेंज करोगे, चलो मैं अच्छे मूड में हूँ, चलो खेलते हैं, क्या है बेट? तो ये भिखारी बोलता है, पहले स्क्वायर में, चेस बोर्ड में 64 स्क्वायर्स होते हैं. इन द फर्स्ट स्क्वायर 1 grain of rice. In the second square, double it to 2. In the third, it will become 4. In the fourth, it will become 8. ऐसे till the 64th square. तो राजा बोलता है, ठीक है, 64 स्क्वायर्स ही तो है, कर दो. तो भिखारी wins it. He tells his मंत्री, पूरा कैलकुलेट करके दो. फिर पता लगा कि उस राजा के पास उसके पूरे किंगडम में इतना पैसा नहीं था उतना चावल खरीदने के लिए. You know, somebody did the research calculation. By the 64th square, the amount of rice grain which is there is enough to cover Mount Everest from its base to its peak. It's only 64 squares. That's the power of compounding. That's the power of compounding. It's called the 8th wonder of the world because of it. So if somebody actually wants to figure out, open an Excel sheet and start doing it. It's only 64 squares that you have to do, 64 cells. You will know the number of grains of rice. But the number of grains of rice is enough to cover it from the base of Mount Everest to its peak. That's the power of compounding. So you want to start now and start early. Because it's only a matter of time. आज के दिन 1.5 लाख रुपए अब 5 साल 5वें 5th standard बच्चे के एजुकेशन के लिए दे रहे हैं. One of my clients' children has just gone for a graduation course to the US. एक साल का 1.20 करोड़ रुपया. एंड वो फिर बोलते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं यार, पता नहीं इतने क्यों पैदा कर लिए. अब दूसरे को भी भेजना पड़ेगा, एक को भेजा तो दूसरे को भेजना पड़ेगा, उसको और 4 साल लगेंगे. इन्फ्लेशन यूएस एजुकेशन का 10% है, जिसमें 4% तो डेप्रिसिएशन ऑफ द रूपी अगेंस्ट द डॉलर है. 6% का वहां पे ग्रोथ है. तो लगा लीजिए 1.2 crores at 10% per annum increase. Start now, start early to capitalize on the power of compounding. Okay, there's one more personal question. इस लॉकडाउन में श्योर आपका भी वर्क फ्रॉम होम होगा, इस फिटनेस का राज क्या है सर? अरे कुछ नहीं है. I did something called intermittent fasting, but I think, you know, more than anything else, it is just about घर का खाना खाओ. आजकल ना ये बहुत ही फैंसी चीजें निकली हैं, किनुआ, foxtail millet, all of that. Just remember one thing: our human body, is designed for the food. At least the Indian human body is designed for the food which is grown locally. Eat local, घर का खाओ, दिन के 10,000 steps कर लो, काफी है. All right. Now I would request Adarsh ji to present a vote of thanks. भरत जी, लास्ट बात नहीं बोले आप. और स्टॉक मार्केट में ऑक्सीजन बढ़ता रहना चाहिए. वो तो आई थिंक मैं बोलूं ना बोलूं वो तो होने ही वाला है. Jai Jinendra everyone. Good afternoon. I extend my gratitude to our honorable speaker, Mr. Bharat Rathore, to take out time from his busy schedule to be a big part of this webinar. Thank you, sir, for your valuable insights. They were very helpful. I am pretty sure that everyone has taken home something valuable. I also thank the working committee members for organizing this wonderful webinar. I thank the audience for being so enthusiastic and eager to learn about the current markets. Once again, thank you all for joining this event. Please be in touch with TPF Bangalore for more such informative events. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Bharat ji. Thanks everyone. Thank you. Good day.